रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। युग के घर के चारों तरफ सैकड़ों लोगों की भीड़ इकट्ठा होकर दिल्ली से आई गोरजा का तमाशा देखकर एक दूसरे से खुसर पुसर कर रही थी। तभी युग बोलता है, गोरजा बस, अब और कितना मजाक बनाओगी मेरा। देखो सब कैसे हंस रहे हैं मुझ पर। मैंने तुम्हारी बुरी हरकतों के कारण छोड़ा था तुम्हें। आई डोंट केयर, बनने दो तुम्हारा मजाक, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तुमने क्या सोचा कि तुम मेरे इमोशंस के साथ खिलवाड़ करके इलाहाबाद में छुपकर बैठ जाओगे और मैं तुम्हें ढूंढ भी नहीं सकूंगी? भूल गए क्या, भारत की राजधानी दिल्ली की रहने वाली हूँ मैं। पताल में भी होते ना तो वहाँ से भी खोज निकालती तुम्हें। गलती हो गई, बहुत बड़ी भूल कर दी मैंने, सॉरी। आखिर युग किस भूल की बात कर रहा है? कौन है ये गोरजा? आइए जानने के लिए इस कहानी में कुछ महीने पीछे चलते हैं। युग इलाहाबाद में रहने वाला एक लड़का था, तो वहीं दूसरी तरफ गोरजा दिल्ली शहर में रहने वाली लड़की थी। एक दिन युग अपने बचपन के दोस्त राजीव से फोन पर बात करते हुए बोलता है, कैसा है मेरे भाई? एकदम मस्त। तू बता साले कैसा है? कुछ नहीं, बस बोर हो रहा हूँ यार अकेले। इलाहाबाद में तो इतनी सारी घूमने फिरने की जगह है, फिर भी तू बोर क्यों हो रहा है साले? कहीं घूमा। अबे मजे मत ले, कोई भी जगह खास नहीं, सब जगह बस धार्मिक है। इस उम्र तक ना कोई गर्लफ्रेंड है और ना ही कोई लड़की दिख रही है। वैसे राजीव, दिल्ली शहर में तो तू रोज आंखें सेकता होगा ना? अबे पागल है क्या? मुझे मेरी जॉब से ही फुर्सत नहीं, और होती भी तो भी मरना है क्या दिल्ली की लड़कियों से पंगा लेकर? दिल्ली की लड़कियां खूंखार बिल्ली से भी खतरनाक हैं और दिमाग से इतनी तेज कि कोई इनका मुकाबला नहीं कर सकता। अच्छा जी, अब तो मैं भी देखना चाहता हूँ कि आखिर दिल्ली की लड़कियों में ऐसी क्या बात है। आजा फिर, वैसे भी इतने बड़े से फ्लैट में मैं अकेले रहता हूँ। तू कुछ दिन तक साथ रहेगा तो मुझे भी अच्छा लगेगा। चल फिर आता हूँ मैं। इतना बोलकर युग फोन रखकर फटाफट अपना बैग पैक करता है और अगले दिन वो दिल्ली के लिए रवाना हो जाता है। कुछ ही घंटों बाद वो दिल्ली के स्टेशन पर पहुंचता है, जहां उसकी नजर स्टेशन पर चल रही शॉर्ट ड्रेसेस पहने हुए लड़कियों पर जाती है और वो बोलता है, अबे क्या औसम नजारा है। हाय, वो सामने वाली की चाल देखकर मेरा तो हाल बिगड़ता जा रहा है, और इसकी तो अदाएं ही घायल कर रही हैं, और इसकी ये शॉर्ट ड्रेस देखकर तो मैं इम्प्रेस हो गया। युग ये कह ही रहा था कि पीछे से उसका दोस्त राजीव उसे मारते हुए बोलता है, अबे साले आते ही शुरू हो गया, पिटकर मानेगा क्या? क्या देख रहा है ऐसे आंखें फाड़कर? यार वो जो वहाँ गुलाबी ड्रेस में खड़ी है ना, उसके गाल देख कितने लाल हो रहे हैं, और उसकी बोली से तो गुलाब जामुन की मिठास टपक रही है। एक बार यही बात उसके पास जाकर कह दे, तब देख वो गुलाब जामुन से एक सेकंड में तेज मिर्ची में बदलकर तेरे कान में न झंझना दे तो कहियो ये तेरा इलाहाबाद नहीं है, ये दिल्ली है, समझा? शेरनी है यहाँ की लड़कियाँ। राजीव उसे समझाकर दिल्ली स्टेशन से अपने घर की तरफ ले जाता है और तभी युग की नजर एक कपल पार्क पर जाती है और वो चौंकते हुए बोलता है, ओ तेरी, अबे ओए राजीव, ये क्या अश्लीलता है? क्या हो गया? ओह ये, अबे दिल्ली में इसे अश्लीलता नहीं प्यार कहते हैं। ऐसे खुल्लम खुल्ला? ये दिल्ली है मेरे भाई, अभी तुझे और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा, सब्र कर। तू अपने भाई की कोई सेटिंग करा दे, मुझे भी दिल्ली की लड़की को अपनी गर्लफ्रेंड बनाना है। अबे पागल हो गया है क्या? मुझे पिटने का शौक नहीं है। तू दिल्ली घूमने आया, घूम फिर मौज कर, लेकिन दिल्ली की लड़की को गर्लफ्रेंड बनाने का सपना मत देख, वरना पछताएगा। अबे तू अपने भाई को चैलेंज कर रहा है? ऐसा ही समझ ले। अब तो लगी शर्त, अगर मैंने दिल्ली की लड़की को अपनी गर्लफ्रेंड नहीं बनाया तो मैं भी युग नहीं। थोड़ी ही देर में दोनों घर पहुंचते हैं। वक्त बीतता है और युग रोज रोज दिल्ली की लड़कियों को घूरता रहता और उन्हें इम्प्रेस करने के तरीके ढूंढता। ऐसे ही एक दिन वो खुद से बोलता है, क्या यार, मैं ये चार दीवारी देखने के लिए थोड़ी दिल्ली आया था। जब से आया हूँ राजीव अपने काम में बिजी है, ना वो मुझे दिल्ली घुमा रहा है ना कोई लड़की पटवा रहा है। अब मुझे खुद ही कुछ करना होगा। इतना बोलकर युग जल्दी से फ्रेश होकर कपड़े डिसाइड करते हुए बोलता है, क्या पहनूं कुछ समझ नहीं आ रहा। ये ब्लू वाला कुर्ता पहनूं क्या? अरे नहीं, ये इलाहाबाद नहीं है। हाँ, उस दिन मैंने स्टेशन पर देखा था लड़के फटी जींस पहनकर घूम रहे थे। मेरे पास तो है नहीं, राजीव के पास तो होगी ही। जिसके बाद वो अपने दोस्त की जीन्स पहनकर शीशे के सामने खड़े होकर
खुद को देखते हुए बोलता है। अब लग रहा हूँ ना दिल्ली का छोरा। ये तो हुआ नीचे का जुगाड़। अब ऊपर क्या पहनूं? ये रेड वाली शर्ट में अच्छा इंप्रेशन जचेगा। एक काम करता हूँ, यही पहनता हूँ। युग रेडी होकर घर से निकल जाता है और रास्ते में एक मंदिर को देखकर वो भगवान के पास जाकर बोलता है, हे भगवान, आज बस मेरी मुराद पूरी कर दो। बस दिल्ली की सुंदर सी लड़की को मेरी गर्लफ्रेंड बना देना। युग हाथ फैलाकर ये बोल ही रहा था कि तभी गौरजा उसके हाथों में लड्डू देते हुए बोलती है, ये लो लड्डू खाओ, भगवान ने तुम्हारी मुराद सुन ली, ये रही तुम्हारी मुराद। गौरजा की मधुर आवाज सुनकर युग के दिल के तार बजने शुरू हो जाते हैं और दोनों मंदिर में खड़े होकर अपनी आँखों को चार कर लेते हैं और गौरजा बोलती है, तो क्या इरादा है? जी वो मैं क्या आप मुझसे दोस्ती करेंगी? दोस्ती वोस्ती मेरी समझ से बाहर है, गर्लफ्रेंड बनाना है तो बताओ। अबे ये तो सामने से ऑफर दे रही है। मेरी तो निकल पड़ी, शादी की बात भी कर लूं क्या? ओए, किसके ख्यालों में खो गए? मैं तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता हूँ। चलो फिर मुझे शॉपिंग करनी है। अब तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो तो नखरे भी तो तुम ही उठाओगे। युग बिना इनकार किए उसे शॉपिंग मॉल लेकर जाता है जहां गौरजा अनलिमिटेड शॉपिंग करती है। ऐसे ही वक्त बीतता है और दोनों में काफी करीबियां बढ़ने लगती है। एक रोज दोनों कॉफी शॉप में बैठे कॉफी पी रहे होते हैं और गौरजा के फोन पर अक्की नाम के लड़के का कॉल आता है और वो फोन पर बोलती है, हाय डार्लिंग, सॉरी फॉर टुडे, वो आज मुझे हेडेक हो रहा है इसलिए आ नहीं पाऊंगी। ओके बाय, आई लव यू। गौरजा के मुंह से ये शब्द सुनकर युग की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और वो बोलता है, कौन था फोन पर? और ये तुम उसे आई लव यू क्यों बोल रही थी? बॉयफ्रेंड था। तो मैं कौन हूँ? तुम परमानेंट हो, ये तो हैवी टाइम पास था। ओह, और कितने हैं ऐसे? ज्यादा नहीं, बस अभी प्रेजेंट टाइम में अक्की, राज, सैम, रोहन, सौरभ, कुछ मिसिंग है। बस करो, तुम मुझे धोखा दे रही थी। अब इसमें धोखा क्या है, गिनवा तो दिया तुम्हें, हो सकता है एक आध भूल गई हूँ। तुम दिल्ली की लड़कियाँ ऐसी ही होती हो, टाइम पास करती हो। अरे तुमने वो गाना नहीं सुना क्या? दिल्ली दिया कुड़िया दी एक खास बात है, 3-4 बॉयफ्रेंड ये तो आम बात है। चुप करो, मुझे नहीं पता था कि दिल्ली की लड़कियाँ कपड़ों की तरह लड़के भी चेंज करती हैं। जा रहा हूँ मैं। युग, तुम ऐसा नहीं करोगे। अगर तुमने ऐसा किया तो तुम मेरा दूसरा रूप देखोगे। अभी तक दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड का प्यार देखा है, तकरार नहीं। मैं जा रहा हूँ। युग को जाते देखकर गौरजा उसका हाथ पकड़कर गाते हुए बोलती है, छोड़ेगा अगर तेरे घर पे मैं आके कलेश करूंगी। युग गौरजा की बातों को इग्नोर करते हुए वहाँ से चला जाता है और शाम की ट्रेन से इलाहाबाद आ जाता है। कुछ दिन बीतते हैं और युग वहीं की रहने वाली लड़की के प्यार में पड़ जाता है और दिल्ली की गौरजा उसे खोज ही लेती है। आइए अब कहानी में वापस चल के जानते हैं कि आगे क्या हुआ। गलती हो गई, बहुत बड़ी भूल कर दी मैंने। ए युग बिटवा, तू काहे बिगड़े लड़की से माफी मांगत है? तू बोल तो हम सब औरतें इसे अकेले निपट ली है। युग, जल्दी अपना सामान पैक करो और चलो मेरे साथ। गौरजा युग का हाथ पकड़ते हुए उसे ले जाने लगती है। तभी नैना नाम की एक लड़की उससे बोलती है, यही रुक जाओ और छोड़ो युग का हाथ, वरना। अबे ओ, हट जा, तुझे पता नहीं है मैं कौन हूँ। दिल्ली की चालू लड़की हो तुम, जिसने युग को चीट किया। अब युग पर मेरा हक है, समझी? युग, कौन है ये सरफिरी? अरे युग, तू डरो नहीं, हम सब इके अकेले देख ली है। युग, कौन है ये सरफिरी? अरे युग, तू डरो नहीं, हम सब इके अकेले देख ली है। मोहल्ले वालों के सपोर्ट को देखकर युग सबके सामने नैना का हाथ पकड़ते हुए बोलता है, हाँ बिल्कुल, वो क्या है ना, मुझे दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड रास नहीं आई, इसीलिए अब तुम यहाँ से चली जाओ। और हाँ, मन करे तो मेरी शादी में आ जाना। अगले महीने मैं नैना को अपनी गर्लफ्रेंड से वाइफ बनाने वाला हूँ। तुम्हारी शादी से पहले मैं शादी करूंगी, वो भी युग नाम के लड़के से ही। ये तुम्हारी दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड का वादा है। गौरजा की बातें सुनकर सभी हंसने लगते हैं और गौरजा वहाँ से गुस्से में लाल पीली होकर चली जाती है और इस तरह फाइनली युग को अपनी दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड से छुटकारा मिलता है। पंक्ति एक बहुत ही सुंदर पर मोटी लड़की थी
जिसे सब मोटा मोटा कहकर अक्सर ट्रोल किया करते थे। वो अपने कॉलेज जाती तो उसकी सहेलियां भी उसे मोटी लाली कहकर पुकारती थी, लेकिन साथ ही वो बहुत हॉट भी थी। शॉर्ट ड्रेसेस पहनने के बाद उसका फिगर इतना निखर के आता था कि आजू बाजू के सारे लड़के उसे देखने के लिए पागल हो जाया करते थे। वो बाहर शॉपिंग करने आई होती है कि तभी राज नाम का एक लड़का उसे फॉलो करते हुए मॉल तक आता है और कहता है, हेलो, एक्सक्यूज मी। हेलो जी, बोलिए। वो एक्चुअली मुझे आपसे फ्रेंडशिप करनी है और मैंने आपको काफी बार नोटिस किया है। अच्छा, लेकिन उसके लिए आपको मुझे इम्प्रेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए मेरे साथ। इतना कहकर राज उसे अपने साथ अम्यूजमेंट पार्क ले आता है। वो कभी उसको वहाँ बोटिंग करवाता तो कभी शॉपिंग। इन सब के बाद वो पंक्ति को सीसीडी में ले जाता है, जहाँ वो बहुत सारी बातें करते हैं। तभी राज कहता है, अच्छा, आपको खाने में सबसे ज्यादा क्या पसंद है? मुझे सबसे ज्यादा ना बाहर का फास्ट फूड खाना बहुत पसंद है, लेकिन मैं उसे अवॉइड करके नॉर्मल खाना ही प्रेफर करती हूँ। और तुम? मैं घर का ही खाना खाता हूँ, मुझे वही पसंद है। वैसे आप बुरा ना माने तो मैं कुछ कहना चाहता हूँ। बोलो। कितनी खूबसूरत है आंखें तुम्हारी, बना दीजिए इनको किस्मत हमारी। इस जिंदगी में और क्या चाहिए अगर मिल जाए मोहब्बत तुम्हारी। ओह, तो जनाब मुझे काफी चाहते भी हैं। जी, आपको बहुत पसंद करता हूँ। इस तरह दोनों एक दूसरे से खूब बातें करते हैं। धीरे धीरे उनकी ये दोस्ती प्यार में तब्दील हो जाती है और दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। इस तरह उनकी ये दोस्ती प्यार में बदल जाती है और दोनों शादी करने का फैसला करते हैं। अगले ही दिन दोनों कोर्ट मैरिज कर लेते हैं और अपने फर्स्ट नाइट वाले दिन राज लाइट ऑफ करके उसके करीब जाता है। दोनों एक दूसरे में खोए होते हैं और अचानक दोनों बेड पर गिर जाते हैं। तभी राज जल्दी से लाइट ऑन करता है तो देखता है कि पंक्ति उस बेड में फंस गई है, क्योंकि वो पंक्ति के वेट की वजह से टूट चुका था। राज उसे जल्दी से उठाता है और दोनों अपना बेड जमीन पर लगा लेते हैं, जिसके बाद दोनों फिर से रोमांटिक मूड में आकर अपनी फर्स्ट नाइट को आगे बढ़ाते हैं। अगले दिन सुबह जब राज ऑफिस जा रहा होता है तो पंक्ति उसे टिफिन देते हुए कहती है, अरे ये लीजिए। अच्छा है तुमने याद दिला दिया, वरना मैं भूल ही जाता। और हाँ, आज माँ तीर्थ यात्रा से वापस आ रही हैं, तो उनका ख्याल रखना। जी बिल्कुल। पंक्ति घर के सारे काम खत्म कर लेती है। शाम को उसका पति घर आता है और तभी उसकी माँ सुनीता अपने भतीजे के साथ आ जाती है और राज कहता है, अरे माँ, आप आ गई। पंक्ति, जल्दी से माँ के लिए पानी लेकर आओ। ये लीजिए माँ जी। सुखी रहो बहू, सदा सुहागन बनी रहो। अरे सुखी नहीं, सुखी हो जाओ। इतना क्यों अकेले दांत फाड़ रहा है, मुझे भी पता। अरे भैया जी, पूरी दुनिया में आपको शादी के लिए यही मोटी भाभी मिली थी क्या? जस्ट शट अप। और आज कह दिया है, फिर कभी मत कह देना। चलो जाओ यहाँ से। हाँ ठीक है भैया। बुआ जी, अब मैं चलता हूँ, नमस्ते। कुछ देर में सब बैठकर खाना खाते हैं तो राज खाने की बहुत ज्यादा तारीफ करता है। साथ ही अपने ऑफिस के सारे कलीग्स को इनवाइट करता है। अगली शाम को राज के ऑफिस स्टाफ घर आते हैं और राज उन्हें अपनी बीवी के हाथ का लजीज खाना सर्व करते हुए कहता है, खाइए ना प्लीज, एंजॉय योर फूड। प्लीज तुम ही खाओ ये वाली चीजें। इतना कहकर राज साइड हो जाता है और रसोई में से पंक्ति को बुलाकर कहता है, मीट माई ब्यूटीफुल वाइफ। हेलो। जी नमस्ते। सब लोग उसे देखकर मन ही मन में हंसते हैं और पंक्ति पास खड़ी एक लड़की को स्नैक सर्व करती है। ये लीजिए, समोसे खाइए, बहुत ही टेस्टी बनाए हैं। जब भी तो आप इतनी हेल्दी हो, आई मीन आप कितनी तंदुरुस्त हो ऐसा अच्छा खाना खाकर। पार्टी में सारे कलीग्स राज की बीवी को मोटी बहू कहकर ही बात करते हैं। इससे पंक्ति को बहुत ही ज्यादा ठेस पहुंचती है।
तो वहीं राज को शर्मिंदगी होती है। अगले दिन राज जब ऑफिस जाता है तो सब उसकी वाइफ की बहुत मजाक उड़ाते हैं, जिसे सुनकर वो परेशान हो जाता है और गुस्से में आकर अपनी वाइफ को ट्रेडमिल ला कर देता है और कहता है, अगर तुमने अब से कुछ भी ऐसा वैसा बनाकर खाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, और दिन में अब से तुम बस 2 रोटी ही खाओगी, और हाँ, डेली तुम्हें मॉर्निंग एक्सरसाइज और डाइट करनी है। राज, ये आप क्या कह रहे हैं? ज्यादा चूचपाड़ करने की जरूरत नहीं है मेरे आगे। तुम्हारी वजह से मैंने बहुत ताने सुने अपने ऑफिस में, समझी? वक्त बीतता जाता है। जहाँ एक तरफ वो राज के डर के कारण कम खाना खाती, तो वहीं उसकी सास अपने बेटे के कान भरती रहती। ऐसे ही एक दिन, अरे देख रहा है तू इस नास पीटी को, तेरे पीछे पता नहीं क्या क्या अटरम सटरम खाती रहती है। मैं तो बड़ा मना करती हूँ, लेकिन इसका क्या भरोसा है अब। अच्छा, मेरी पीठ पीछे तू ये सब करती है? नहीं राज जी, ऐसा कुछ नहीं है। मैं खाना भी नहीं खाती। अब मुझे बहुत भूख लगती है, मगर फिर भी मैं खाना अवॉइड करती हूँ। राज उसे चांटा मारकर रसोई तक ले जाता है और फ्रिज में से जबरदस्ती चीजें ठूस ठूस कर उसे खिलाने लगता है और कहता है, ले खा, और कितना खाना चाहती है, खा मोटी। एक बात कान खोलकर सुन ले, तू मुझे 2 महीने में पतली चाहिए, वरना तेरा वो हश्र करूंगा जो तू कभी सोच भी नहीं सकती। मेरे ऑफिस वालों को चैलेंज करके आया हूँ मैं। मुझे दर्द हो रहा है राज, आप मेरे साथ ऐसा भी क्यों कर रहे हैं? आप तो मुझसे प्यार करते हैं ना। जितना बोला है उतना कर। ये देख, वजन देख अपना, भैंस की तरह बढ़ती जा रही है। पंक्ति ऐसे ही रोती रहती है और खाना नहीं खाती, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाती है। डॉक्टर आकर उसका चेकअप करती है और कहती है, जी देखिए, इनकी बॉडी में बहुत वीकनेस आ गई है, जिसकी वजह से ये बेहोश हो गई थी। डॉक्टरनी जी, आपको ये मोटी लड़की कहाँ से कमजोर लग रही है, जरा इसका शरीर तो देखिए। वो सिर्फ इनका शरीर ही ऐसा दिख रहा है, इनको असल में बहुत कमजोरी है। डॉक्टर की बातें सुनने के बाद भी माँ बेटे को कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है। पतला ना हो पाने पर राज उसे मारने की कोशिश करता है। किसी तरह पंक्ति अपनी जान बचाकर वहाँ से राज को धक्का देकर भाग जाती है। भागते भागते वो पुलिस की गाड़ी से टकरा जाती है और पुलिस को सब बता देती है। पुलिस दोनों माँ बेटे को गिरफ्तार करने आती है। पुलिस उसे ले जा ही रही होती है कि पंक्ति कहती है, राज, तुम तो मुझसे प्यार करते थे ना, लेकिन फिर भी तुमने मेरे साथ में ऐसा क्यों किया? क्यों किया राज? मैंने इस बात से कब मना किया था कि मैं पतली नहीं होंगी, लेकिन इसमें भी टाइम लगता है। ये कोई जादू नहीं है जो 1 सेकंड में मैं पतली हो जाऊंगी, समझे तुम? अरे बहू, इसमें मेरा क्या दोष है? मुझे क्यों हथकड़ी लगवा दी? सबसे ज्यादा तो आपका ही दोष है। आपने अपने बेटे को एक बार भी नहीं समझाया और उसने मेरे साथ मारपीट की, तब भी आपने कुछ नहीं बोला। ले जाइए इंस्पेक्टर साहब, इन दोनों को ले जाइए। इस तरह पंक्ति अपनी लाइफ अकेले ही जीने लगती है और साथ ही अपने पति के इस बुरे व्यवहार का मुंह तोड़ जवाब देती है और खुद को थोड़ा मेंटेन कर लेती है, जिसके बाद वो थोड़ी और हॉट बन जाती है और राज को भुलाकर किसी और अच्छे जीवन साथी से प्यार करके अपने जीवन को संवारती है। दिल्ली शहर में बबीता नाम की एक बहुत ही कठोर स्वभाव की औरत रहा करती थी। उसके 2 बेटे थे। बड़े बेटे का नाम राहुल और छोटे बेटे का नाम अजीत था। उसके दोनों बेटों की शादी हो रखी थी। दोनों बहुएं अपनी सास बबीता से बहुत डरा करती थी। दोनों की अपनी सास के आगे एक ना चलती थी। ऐसे ही एक दिन दोनों मिलकर खाना बना रही होती हैं और बबीता उन्हें जोर से चिल्लाते हुए बुलाती है, रे रश्मि, करिश्मा, रे हमारी दोनों बहुएं, रे निठल्ली की निठल्ली, कहाँ मरगी दोनों की दोनों? रे आज खाना खिला दोगी या मेरी बरसी पे ही खाना भिजवाओगी? ये लीजिए माँ जी, खाना बन गया है। जी माँ जी, वो हम ला ही रहे थे। ये रहा आपका पानी।
अरे पता नहीं कैसी करमजली बहुओं को मैं अपने घर ले आई, एक तो काम ठीक से नहीं करेंगी। ये भगवान। सॉरी माँ जी। कतई चुप हो जाए एकदम, दोनों की दोनों। जाओ जाके घर के बाकी काम करो। कुछ देर बाद बबीता अपने कमरे में 2 बार ताली बजाती है और ये आवाज सुनकर दोनों बहुएं भागी भागी जाती हैं और एक अपनी सास के पैर की तरफ, दूसरी बहू फल की थाली में से अपनी सास को अपने हाथ से अंगूर खिला रही होती है। और तभी सास कहती है, रे नासपीटी, सही से पैर दबा। जी माँ जी। रे तेरे से भी बोल रही हूँ करमजली, इतनी जोर से पैर क्यों दबा रही है? रे अपना गुस्सा निकाल रही है क्या? नहीं तो माँ जी। रे सही से खाना क्यों नहीं खिला रही? आ कीजिए माँ जी, ये लीजिए। बबीता का सारा वक्त बहुओं को खरी खोटी और उनसे काम करवाने में ही गुजरता है। बहुएं भी सास की डांट से परेशान होते हुए कहती हैं, पता नहीं माँ जी अपने आप को क्या समझती है, जब देखो हम पर बस चिल्लाती ही रहती है। हाँ दीदी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। माँ जी बहुत ज्यादा दोष जमाती हैं हम पर। हाँ करिश्मा, मेरी तो अब कमर ही दर्द हो रही है। मेरा भी दीदी। ऊपर से हम तो अपने पति को अपनी माँ जी के बारे में कुछ बता ही नहीं सकते। हाँ करिश्मा, तू बिल्कुल सही कह रही है। इतने दरवाजे पर बेल बजती है और करिश्मा दरवाजा खोलती है। देखती है कि उसका पति और जेठ काम से वापस आ गए हैं। तभी दोनों सबके लिए खाना टेबल पर लगा देती हैं और सबसे पहले अपनी सास को खाना देती हैं, जिसे खाकर वो कहती है, रे कड़मुइयो, यो क्या बनाया है? ऐसी रोटी एकदम अपने शक्ल जैसी बना रखी है एकदम, और सब्जी एकदम खराब। माँ जी सही तो है ये रोटियाँ। अरे सास से जुबान चलाएगी, दोबारा बना कर ला, वरना आज ही तेरा मोर बनाऊंगी। नहीं माँ जी, मैं अभी लेकर आती हूँ। रश्मि जल्दी से दूसरी रोटी और सब्जी को तड़का लगाकर लाती है। इतने में उसके दोनों बेटे खाना खाने आते हैं और खाते हैं। तभी बबीता कहती है, आहा क्या स्वाद है! अरे खाना तो बड़ा ही स्वादिष्ट बनाया है मेरी बहुओं ने। अपनी सास की ऐसी बातें सुनकर दोनों बहुएं एक दूसरे के कान में खुसर फुसर करके कहती हैं, दीदी माँ जी कितना झूठ बोलती हैं अपने बेटों के आगे। हाँ करिश्मा, देख कैसे बोल रही हैं, तारीफें कर रही हैं हमारी, और अभी 2 मिनट पहले तो इन्हें ये रोटियां जली हुई लग रही थी। हाँ दीदी। तुम दोनों खड़े क्यों हो? रे बैठ जाओ खाना खा लो। जी माँ जी। दोनों बैठकर खाना खाती हैं। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है। बबीता राहुल के हर जन्मदिन पर सुबह जल्दी उठकर पूजा किया करती थी। घड़ी में सुबह के 6 बज रहे होते हैं और इस दिन राहुल का जन्मदिन होता है। बबीता दोनों बहुओं का इंतजार कर रही होती है पूजा शुरू करने के लिए, लेकिन दोनों बहुएं बहुत देर से आती हैं और ना ही उन्होंने कोई पूजा की तैयारी की होती है। इन सब से बबीता भड़क जाती है और वो भड़कते हुए कहती है, रे नासपीटियों, मेरे बेटे की खुशी और उसकी कामना के लिए ना दोनों की दोनों एक दिन जल्दी नहीं उठ सकती थी। माँ जी हमें माफ कर दीजिए, वो दरअसल अलार्म नहीं बजा था आज। रे मुझसे पहले कह देती, तेरे कान के नीचे 4 बजाती तो तू तो उठती साथ में जो तेरी देवरानी है ना वो भी उठ जाती। कुछ दिनों बाद दोनों बहुओं ने बबीता का कोई काम बिगाड़ दिया था, जिसकी वजह से उसे अपनी दोनों बहुओं पर बहुत गुस्सा आता है और वो उन दोनों को सजा में एक को चक्की पर बहुत सारा गेहूं पीसने के लिए देती है और दूसरी को बहुत सारी सूखी लाल मिर्च को कूटने के लिए बड़े से इमाम दस्ता देती है। ये देखकर दोनों बहुओं का बुरा सा मुंह बन जाता है। धीरे धीरे दोनों अपना काम शुरू कर देती हैं। काम करते करते दोनों का आधा दिन बीत जाता है। दोनों थक कर चूर होते हुए कहती हैं, अरे दीदी और कितनी चक्की चलाऊं मैं?
मेरा हाथ तो टूटे जा रहा है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है मुझे, अब मुझसे नहीं होगा। मुझसे भी अब और नहीं पीसा जा रहा, और ये लाल मिर्च पीस पीस कर तो मुझे छींक के साथ साथ आंसू भी आ रहे हैं। 3 घंटे बीत जाते हैं। दोनों बिना खाए पिए आंगन की कड़ी धूप में पिस पिस कर थक जाती हैं और एक दूसरे से कहती हैं, दीदी अब मुझसे नहीं हो रहा, मुझे पानी पीना है, मुझे बहुत प्यास लगी है। मुझे भी करिश्मा। इतना कहकर दोनों बेहोश हो जाती हैं और धड़ाम से जोर की आवाज सुनकर बबीता आंगन में आकर देखती है। उसकी दोनों बहुएं रश्मि और करिश्मा जमीन पर बेहोश पड़ी हैं। बबीता जल्दी से अपने दोनों बेटों को फोन करके एम्बुलेंस मंगवाती है। दोनों बेटे अपनी पत्नियों को लेकर हॉस्पिटल पहुंचते हैं, जहां डॉक्टर दोनों का चेकअप करके कमजोरी की दवाई दे देते हैं। साथ ही उसकी बड़ी बहू रश्मि की प्रेगनेंसी की बात भी बताते हैं। ये सुनकर परिवार के सारे सदस्य खुश हो जाते हैं और राहुल हॉस्पिटल में सबको मिठाई बांट देता है और कुछ ही देर में दोनों घर वापस आती हैं। तभी बबीता उनसे कहती हैं, रे बहू, तुम दोनों मने माफ कर दो। पता नहीं के कहन लाग रही थी मैं तुम लोगों को, और के सहना पड़ा तुम्हें मेरी वजह से। नहीं माँ जी, आप ऐसा मत बोलिए, आप तो हमारा मान सम्मान है, इसीलिए तो आपका कहा सराखों पर। हाँ दीदी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। माँ जी हमारी सास नहीं, बिल्कुल माँ जैसी हैं। रे बहू, आज तुम्हारी वो सास शर्मिंदा है। रे बहू, मने माफ कर दो दोनों। तभी दोनों एक दूसरे को आंख मारती हुई अपनी सास से कहती हैं, नहीं माँ जी, हम आपको माफ नहीं कर सकते। बबीता दोनों को देखकर उदास हो जाती है। तभी दोनों कहती हैं, अरे माँ जी, आप क्यों परेशान हो रही हैं? अरे हम दोनों तो सिर्फ मजाक कर रहे हैं। अरे अच्छा जी, भूलो मत, मैं तुम्हारी वही दहशत फैलाने वाली सास हूँ। दोनों का डर कर छोटा सा मुंह हो जाता है और फिर बबीता उनसे कहती है, अरे मैं तो मजाक कर रही थी, डरिए। बबीता हंसते हुए दोनों की नजर उतार लेती है। कुछ महीनों बाद रश्मि एक प्यारी सी बेटी को जन्म देती है और सारा परिवार उसके साथ खेलने में व्यस्त हो जाता है और सब मिलकर खुशी खुशी एक साथ रहने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।